क्यों? पिछले स्पीकर साहब थे, उन्हें कह दिया हमने फैसला कर लिया है, 10 एकड़ जमीन हम ले रहे हैं 12 एकड़ के बदले में। अब ये आया अखबार में, गृह मंत्रालय से हो गया, आप ले ही नहीं सकते हैं। जब चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है, ये फैसला करो। राजधानी है तो हमारे कौन रोक सकता है हमें जमीन लेने के लिए, हमारे उसके लिए। इसी प्रकार से SYL के मामले में, SYL के मामले में भी जो हमें हरियाणा सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, चंडीगढ़ के मामले में भी, SYL के मामले में भी। SYL जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट का फाइनलिटी अटेन कर चुका, 2002 में आदेश हुआ था। फिर पंजाब ने उसको जो एग्रीमेंट था उसको टर्मिनेट करने का। मैं 2004 में जब सांसद था तो हमने रेफरेंस करवाया राष्ट्रपति का, और वो 2016 में फैसला आ गया। और जब ये हुआ, बात हुई, फैसला आया, उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अपना खट्टर साहब ने, उसमें मैं भी था और भी थे, दल के थे। तो ये फैसला हुआ था कि भाई राष्ट्रपति से मिलेंगे, और प्रधानमंत्री से मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने ली थी। आज तक तो मुलाकात हुई नहीं प्रधानमंत्री की। एक बार गए, राष्ट्रपति से मिलकर आया, फिर एक बार गए तो एक गृह मंत्री उस टाइम राजनाथ जी थे, तो उन्होंने मीटिंग ली, प्रधानमंत्री नहीं मिले। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील, अटॉर्नी जनरल वगैरह सब बुलाए गए थे, और वहाँ मैंने सवाल उनसे पूछा था कि भाई इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा था जी ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। तो फिर बातचीत करने का कहाँ रह गया? अभी फिर आया एक बार कि भाई हम नहीं इंटरवीन करेंगे, हरियाणा पंजाब आपस में बातचीत करके निपटा ले। बातचीत का कहाँ मौका है? हरियाणा का है, तुम्हें फैसला कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको इम्प्लीमेंट कराओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की साथ सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिम्मेवारी उठाई है, नहर खोदे SYL। तो ये कोई भी आप देखो कि सरकार का रवैया यही रहा। वंदे मातरम लेके आए, हमने वो ठीक है, हमने कहा वो ठीक है भाई, तुम्हारा मकसद क्या है? जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जिस संविधान के मुताबिक हम यहाँ बैठे हैं विधानसभा में, उस विधानसभा ने जो 1950 में उसको राष्ट्रीय गीत अडॉप्ट किया है, क्या तुम्हारी किसी की वो है? बदल सकते हैं उसको? इसी प्रकार से ये लिया इसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है डोमेन में नहीं है हरियाणा के। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है, जो मतलब जहां तक पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव इलेक्शन है, और वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का इलेक्शन है, वो केवल एंड केवल इलेक्शन कमीशन की डोमेन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। और SIR की बात कह रहे थे, SIR सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे है, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जो है अपनी विफलताएं छुपाने के लिए जो उन्होंने ये किया, जिस प्रकार का व्यवहार रहा, ये हरियाणा के लोगों के साथ जो है बहुत वो किया इन्होंने। हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। और बात करते हैं अब नौकरियां, जब यहाँ उठा वो सब बाहर की लग रही है, डिटेल है, सब दे देंगे, ये सब बाहर की नौकरियां लग रही हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो जब हरियाणा के हित की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो अपोजिशन को मुख दर्शक ना चाहते हैं। ये कहेंगे बाहर, मैंने बयान पढ़ा है इनका कि भाई SIR डिस्कस, SIR तो हम डिस्कस करने के तैयार है। SIR क्या है? SIR का हमने कोई विरोध नहीं किया। SIR तो मतलब ये है ना, लेकिन रिफॉर्म तो चाहते हैं हम, बैलेट पे डिमांड कर रहे हैं, या ये बार बार समय समय पर रिफॉर्म होता रहता है। पहले अकेली मशीन शुरू हुई, EVM शुरू हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इसके साथ VVPAT लगाओ। हम कह रहे हैं VVPAT लग गया, या तो बैलेट पे जाओ, या जो पर्ची होती है उसको उसको हाथ में दो, वोटर को पता लगे कहाँ उसकी वोट गई है, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे इस किस्म से है ये। तो लेकिन इनका रवैया यही था, कोई डिस्कस ना करो। पहली दफा हुआ कि ना कॉलिंग अटेंशन, ना अर्जेंटमेंट मोशन, क्यों जवाब देना पड़ता सरकार को। इन्होंने जवाब देने की तैयार नहीं है, क्योंकि एक भी दंड का फैसला नहीं किया।
और आप फाइनेंशियल देख लो पोजीशन क्या हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है। आज क्या स्थिति है, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये 20/8/2025 की, 20/8 उसमें क्या है, हरियाणा रैंक 14 आउट ऑफ 18 एट द नंबर ऑफ, ये है अपना नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो लिखा है, हम 14वें नंबर पे 18 में कहा है फिस्कल। फिर नीति आयोग को रिपोर्ट है कि स्टेट वाइज डेप्थ इंडेक्स हरियाणा स्टैंड एट नंबर 15 अमंग द 18 स्टेट। 15वें नंबर हम कर्जदार हैं, कहाँ हम जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट constitutes 23% of the revenue receipts। क्या होगा, कुछ कोई कार्य होगा, कोई काम होगा। तो ये परिस्थिति उसकी है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इन टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 16.4% जो 18-19 में था, वो 22-23 में घट के रह गया 34%, 9.7। मतलब इतनी कर्जा इन्हीं के मुताबिक पिछली बार जो था, मैंने बजट में जो दिया था, इन्होंने अपना इंटरनल डेप्ट 3,52,819 दिया था और स्मॉल सेविंग का 48,000, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 68,995 और एडिशनल लायबिलिटी अनपेड जैसे डिस्कॉम की और इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिपार्टमेंट की थी वो 46,000, 5,16,000 अपना 7 करोड़ ये कर्जे में डूबा हुआ है। अब तो इस साल तो और भी बढ़ जाएगा, बजट आएगा इस साल और भी बड़ा मिलेगा। तो स्कूल एजुकेशन में देख लो, एम्प्लॉयमेंट में देख लो, पुलिस की कितनी पोस्ट खाली पड़ी है। तो 4 लाख कुछ एम्प्लॉयज थे, मेरे ख्याल में आधी पोस्टें खाली पड़ी हैं। यूनिवर्सिटीज की आप देखो तो शिक्षा है, 50% ऑफ द सैंक्शन पोस्ट यूनिवर्सिटीज की खाली पड़ी है। 40% डॉक्टर है। मतलब स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। बिल्कुल ऐसा हरियाणा को जो नंबर 1 प्रदेश था आज पीछे कर दिया, पावदान से नीचे आ गया। अब आप कोई सवाल पूछिए। तो ये जो 3 दिन का सेशन हुआ है, 3 दिन का जो सत्र हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? व्यर्थ गया, कैसे मानो? व्यर्थ किया है जान के इन्होंने। जन हित का कोई मुद्दा नहीं उठाया, हरियाणा के हित का कोई सवाल जवाब नहीं दिया। जैसे चंडीगढ़ का मामला है, एसवाईएल का मामला है, उसमें जो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव के अविश्वास प्रस्ताव के जितने मुद्दे उठाए थे उसमें से एक भी नहीं। जैसे राशन कार्ड की बात थी, जब वोट लेने से पहले की बात थी तो राशन कार्ड बढ़ा दिए, बाद में काट दिए। मतलब 2024 में 2,13,49,000 बीपीएल बना, बेनिफिशियरी, बीपीएल बेनिफिशियरी हो गया ना, बेनिफिशियरी बना दिया। हाँ, जबकि 280 या 78 लाख जो है 2,80,00,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन है। इसी प्रकार से जो कोई एक भी वायदा पूरी नहीं है। इन्होंने कहा इलेक्शन से पहले कि भाई ये लाडली बहन का योजना लेके आए, लाडू, हाँ, तो उसको कि वे हम 2,100 रुपए सारी महिला को देंगे। इनका घोषणा पत्र है, 18 साल से ऊपर। वो उनकी संख्या बनती है 85 लाख, और जब देने की बात आई तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-4 लाख, 1.5 लाख से कम, 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन का ही क्यों आमदनी जो है घटा के 1,80,000 से 1,80,000 की आमदनी में बीपीएल होता है, उससे भी घटा दिया, 1 लाख कर दी। तो हर कोई इनका वायदा
एक भी पूरा नहीं किया, तो उस बात को विफलता किसानों के मुआवजे की बात थी, कह दिया सब मुआवजा 116 करोड़ है। पूरे उसमें 5 लाख 5.5 लाख किसानों ने क्लेमेंट थे जिन्होंने क्लेम किया, लेकिन दिया कितने को भाई? 50,000 को। बाकी कहाँ जाएंगे? और कहते हमारे को जब मेरी वो दो इस पे पोर्टल पे दो भाई। एक बात दो, सैटेलाइट से आपको किसान जब पराली जलाता है उसका धुआं तो दिख जाता है, पानी में डूबे पड़े किसानों को आपको वो नहीं दिखता। सैटेलाइट फिर किस नाम की है भाई? उस पर तो फट मुकदमा कर देते अंदर। हालांकि पोल्यूशन में पराली का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, 1-1.5% होगा, लेकिन उन पे तो फटाफट मुकदमे दर्ज करेंगे। अच्छा सर, ये सेशन जो चला कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साल अभी सरकार के हुए हैं, संख्या पूरी है, क्या लाने का मकसद था? आपका ही संख्या घट गया सर। नहीं, हमारा कोई संख्या नहीं घटा। 24 हो गए जाते जाते। नहीं, वोट पड़ी है। कौन सी वोट पड़ी है? तो बाहर गया कौन सी वोट पड़ी है मेरे को बताओ ना। आपको बगैर ज्ञान के बात मत किया करो। तो लाया क्यों गया अविश्वास प्रस्ताव? लाए हमारा हक है लोगों की आवाज उठाने के लिए। और क्या, जो जन समस्याएं हैं, जो हरियाणा का अहित हो रहा है, इसको कौन उठाएगा? हमारी जिम्मेवारी है। और वो तरीका है कि अविश्वास प्रस्ताव से, क्योंकि हरियाणा की जनता इस सरकार में विश्वास खो चुकी है। उनकी भावना व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है। अरावली पर्वत का मुद्दा उठाना था। की ओर से कहा जा रहा है कि सही बात है। कांग्रेस बात सुनती नहीं है। नहीं, हमने 1.5 घंटा सुनी, 1.5 घंटा तक सुनी हमने। लेकिन वो मैंने ये कहा कि भाई आप कौन रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं दी हमारे को आगे तक। किस बात की सुने? ये सबसे पहला वो है, जब कोई 84 में रेजोल्यूशन आता है, पढ़ते ही सब मेंबरों के पास कॉपी जानी चाहिए उसकी। अब तक नहीं मेंबरों को कॉपी मिली। क्या मकसद है भाई? जब एक उनका जो 2 लाइन पढ़ी, वो लिखा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रल रिफॉर्म हमारे वो है ही नहीं, जो डोमेन में नहीं है। या तो वो स्टेट के बारे में करते, पंचायत इलेक्शन के बारे में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में करते, तो हम वही तो प्रस्ताव हम मांगते रहे, प्रस्ताव नहीं दिया। सर, आपके खिलाफ तो वो आपके जाने के बाद में निंदा प्रस्ताव लेके आए। वोट चोरी का नहीं लेके आए। चर्चा हुई पूरे सदन में। देखिए, आप भी बगैर मेरी माफ करना आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वोट चोरी पर ही चर्चा मेरी बात सुनो, वही तो बात है। आपको पता नहीं, प्रस्ताव पढ़ा आपने? वोट चोरी का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव तो हम लाएंगे, बदलने की कही तो है कम से कम है। प्रस्ताव था इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का, वोट चोरी का था ही नहीं प्रस्ताव। हमने कहीं सरकार ने तो बात वोट चोरी की। अरे उसको चल जाओ यार, नहीं पढ़ा। बेटा, आप पढ़ के देखा करो पहले वो प्रस्ताव की, वो देखो जो उठा रहे वोट चोरी का। नहीं क्लियर कर देता हूँ। वो जो प्रस्ताव पढ़ा स्पीकर ने, सिर्फ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का कहा, व्हाट इज नॉट आवर डोमेन। अगर वो कहते हैं भाई वोट चोरी का, तो हम बात करते। वोट चोरी का तो प्रस्ताव हम लेके आएंगे अगली असेंबली में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वंदे मातरम को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। सरकार अपनी विफलताएं छुपा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते नजर आए कि हमारे सवालों का जवाब शीतकालीन सत्र के दौरान नहीं मिला। सरकार अपनी विफलताएं छुपा रही है, विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहते हैं। सरकार ने एक भी जनहित का फैसला नहीं किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। शीतकालीन सत्र को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वंदे मातरम को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। सरकार अपनी विफलताएं छुपा रही है।
हुड्डा ने कहा विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहते हैं। सरकार ने एक भी जनहित का फैसला नहीं किया। तो चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया है।